मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली, सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के, तो इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद अजीज थी और मैंने ठान ली कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी बिला तरद्दुद इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहां पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे थे, मगर फिर भी दिल खड़ा करके उसे भेज ही दिया और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा। अभी तो आगे और ज़्यादा लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान, अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ न आए कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी उरूज पर थीं। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं हद्दर्जा हैरान परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे शौहर काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से उस वक्त शहर जाने वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेकर जाते हैं या फिर सुबह। उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहां जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत शदीद खराब थी। वो बुखार में मुब्तला थी और इस वक्त कुनूदगी में थी। मैं उसके करीब बैठी, उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज सुनते ही उसने अपनी मंदी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाद उसे मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा, मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीची कर ली लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी अदा न किया। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उसने मुझे इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है, मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतजामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मजीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया लेकिन उसे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम मियाँ बीवी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तो वो मेरे सामने बैठी रही लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो वो सारा सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सिरों खून भर गया। हमारी खुशी की इंतहा न रही कि हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही है। मुझे ये भी था कि उसकी पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हुई। मुझे उसकी परेशानी समझ न आई। कुछ देर के बाद बोली
کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زارو قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو چادر اٹھائی، اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا، میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی تو صحت ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا، اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ انہیں کوئی تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بیٹی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بیٹی کے سسرال پہنچے، میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بیٹی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی، لیکن بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہیں۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ بیٹی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لیے آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی وغیرہ پلایا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بیٹی نے کہا کہ امی مجھے معاف کر دو، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کانپ کر رہ گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہوں، اسی لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے قفل نہ ہٹائے۔ کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہو۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انواع و اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔
मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस वक्त मेरा बहस करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाजें आ रही थीं। मेरा शौहर और नंद दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले कई दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे, साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। उस वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई। उसके मुंह से जो बातें निकल रही थीं, उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अपनी जात पर लगाए गए इतने घटिया इल्जामात सुनकर ये किसका गुनाह पाल रही है जो इसकी ये हालत है। मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शौहर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ बदजात, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इनको कभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाजें आईं कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ न आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्जामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब शौहर मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरा शौहर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से जमीन सिरक गई। वो मुझे कहने लगी, भाग्यवान हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फोन से मैंने तुम्हारे शौहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सरदर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वो रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो, फिर मैंने भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही।
मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नन एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थीं और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुक्स पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस वक्त मेरी नन मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं। मैंने सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था। मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर शौहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। ये सुनकर मैं बहुत फिर मैं रोज़ाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज़ अंदर अली से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो अली ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक न आया करूं। एक दिन जब मेरा बुर्का ओढ़कर आप क्लिनिक गईं, उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मसरूफ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द उठा, पेट में भी। मुझे पता चला मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बता ना सकी। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला मेरी नन मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब कर चुकी। मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल छीन रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके अब्बा को चीदा चीदा बातें बताईं। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया। उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। मेरी बेटी को वापस ले गया। मेरी बेटी के शौहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सज़ा दिलाने का फैसला किया। फिर मेरी बेटी की नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। वो साइको तो पहले ही थी, दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। मेरी बेटी अब खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से हसद करना चाहिए, वरना ये चीज़ें इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं।